जाता है कि राष्ट्रपति को इस अध्यादेश को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी इसके पहले मुलाकात हुई और कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में अध्यादेश को वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि इस विवादास्पद अध्यादेश के अलावा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हुई बातचीत के दौरान अपनी अमेरिकी यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हुई चर्चा की भी जानकारी राष्ट्रपति को दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रपति को उनकी बेल्जियम और तुर्की की होने वाली यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। दागी अध्यादेश पर सरकार ने अपना अध्यादेश वापस ले लिया है। इस अध्यादेश पर काफी घमासान भी रहा। कई लोगों ने इस अध्यादेश का विरोध भी किया, जिसमें सपा भी शामिल है। वहीं सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने इसकी वापसी को लेकर कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस के सहयोगी सपा के तेवर पूरी तरह से बदले हुए हैं। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक आदमी के चलते अगर अध्यादेश वापस लिया जाता है तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। सरकार ने सपा के कड़े रुख को भी नजरअंदाज करते हुए अध्यादेश को वापस ले लिया है। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस अध्यादेश की वापसी के विरोध में खड़ी है। बुधवार दोपहर लेफ्ट फ्रंट के अगवा और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात पहुंचे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के दिल्ली निवास और दोनों नेताओं के बीच ताजा घटनाक्रम पर होती रही गहन चर्चा। बुधवार दोपहर 12 बजे प्रकाश करात मुलायम सिंह यादव के दिल्ली निवास पहुंचे। तकरीबन 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच गहन राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के अहम मुद्दे क्या क्या थे इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव प्रकाश करात को अपने द्वार तक छोड़ने तो आए, लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। प्रकाश करात भी इस मुलाकात के बारे में बिना बोले ही निकल गए। हालांकि प्रकाश करात और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेता अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनाना चाहते हैं और आमतौर पे संसद के अंदर भी समाजवादी पार्टी और वाम दल एक मंच पर खड़े हुए नजर आते हैं। प्रकाश करात और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा सकती है क्योंकि दागी जनप्रतिनिधियों पर लाए गए अध्यादेश और बिल के सदा से खिलाफ रहा है वामपंथ, जबकि समाजवादी पार्टी इस बिल और अध्यादेश के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने करगिल की तर्ज पर भारत के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। एलओसी के पास कुपवाड़ा का सालनबाटा गांव इस समय पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाक सैनिक यहां 23 सितंबर से डेरा जमाए हुए हैं। अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। ये घटना तब सामने आई जब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री अमेरिका में अपने पाक समकक्ष नवाज शरीफ से मिले हैं। सेना ने दावा किया था कि घुसपैठ करने वाले 10 से 15 आतंकियों को मार दिया गया। अब जब ये साफ हो गया है कि 23 सितंबर की उस नापाक घटना में आतंकवादी नहीं बल्कि पाक सैनिक शामिल थे, तो भारतीय सेना के उस कथित ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और भारतीय सेना का संघर्ष लगातार जारी है। राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई के लैपटॉप के मामले में दिए गए विवादास्पद बयान पर गुस्सा आया मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई आज लैपटॉप वितरण समारोह में ऐसा कुछ बोल गए कि मुसीबत का कारण बन गया। जी हां, फरीद महफूज किदवई ने कहा कि लैपटॉप जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ये किन मुश्किलों से दिया जा रहा है ये आम जनता नहीं जानती। वो सड़कें बनवा सकते थे, पुल बनवा सकते थे, लेकिन लैपटॉप दे रहे हैं। जहां इस बयान पर मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री को इतना गुस्सा कि उन्होंने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ये कहा कि मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है और इस तरह की विकास की योजनाओं पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और विकास जरूरी है और हर योजना अपने आप में जरूरी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस रवैये से बात साफ हो गई है कि लैपटॉप के मामले में वो किसी की भी दखल अंदाजी कही जाए या ओछी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो साजिश हो रही है, समाजवादी पार्टी को मिलकर उससे निपटना होगा। यही नहीं, पूर्व की बीएसपी सरकार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि बीएसपी सरकार के दौरान विकास का सारा पैसा पत्थरों और स्मारकों पर खर्च किया गया, सरकारी धन की जमकर लूट की गई। दरअसल राजधानी लखनऊ में खादी ग्रामोद्योग विभाग की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर अखिलेश यादव ने ये बातें कही है।
दरअसल आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुबह पार्टी दफ्तर पर गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राजधानी में खादी ग्रामोद्योग विभाग की नई बिल्डिंग के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश की सपा सरकार विभाग की सभी दिक्कतों को वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद दूर कर देगी। यही नहीं, पूर्व की बीएसपी सरकार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीएसपी सरकार में खादी विभाग का 40,000 करोड़ रुपए का बकाया धन समाजवादी पार्टी की सरकार में आते ही दे दिया गया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं जो सबसे ज्यादा खादी का उपयोग करते हैं और किसी दूसरे दल के नेता खादी के वस्त्र नहीं पहनते हैं। वहीं दूसरी तरफ खादी ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री हादी रियाज ने भी नई बिल्डिंग के शुभारंभ के मौके पर कहा कि बीएसपी सरकार में विभाग बंदी के कगार पर था। विभाग के कर्मचारी और अफसर बसपा सरकार में प्रताड़ित किए जाते थे। यही नहीं, बसपा सरकार में विभागीय डीपीसी भी नहीं हुई, जिससे जूनियर अफसर सीनियर हो गए। हादी रियाज ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आने वाले समय में कई साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हाजी रियाज ने यह भी कहा है कि जिस विकास के एजेंडे के तहत यूपी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, उस लिहाज से आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हाजी रियाज का यह बयान संकेत साफ दे रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिरहा कांड की आज 19वीं बरसी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रामपुर तिरहा पर बने शहीद स्मारक पर पहुंचकर उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस उत्तराखंड आंदोलन में दी है। मामला 1 और 2 अक्टूबर 1994 की रात का है, जिसको आज 19 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी था। हजारों आंदोलनकारी केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया और साथ ही साथ उन पर गोलियां भी दागी गई, जिससे कई आंदोलनकारियों की जानें चली गई थी। यही नहीं, आंदोलनकारी महिलाओं के साथ अभद्रता और बलात्कार की भी घटनाएं सामने आई थी। रामपुर तिरहा पर बने शहीद स्मारक पर प्रतिवर्ष उन शहीदों को नमन किया जाता है जिनकी वजह से उत्तराखंड अलग राज्य बना है। उत्तराखंड वासियों को अपने संघर्ष और बलिदान के चलते अलग राज्य तो मिल गया है, मगर रामपुर तिरहा कांड की याद करके हर उत्तराखंड वासी सिहर उठता है, क्योंकि उन्हें अलग राज्य तो मिल गया है, मगर उन आरोपियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनकी वजह से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। समूचे उत्तराखंड ने मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर अपने शहीदों को याद किया। राजधानी के शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और नेता विपक्ष अजय भट्ट समेत तमाम अन्य लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। एक और समूचा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। वहीं दूसरा उत्तराखंड 2 अक्टूबर को अपने शहीदों को याद कर रहा है। दरअसल राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को पुलिस की बर्बरता में तमाम लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा मातृशक्ति के साथ बलात्कार भी हुआ था। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, नेता विपक्ष अजय भट्ट समेत तमाम अन्य लोगों ने देहरादून के शहीद स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि दी। सभी का एक सुर में कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की शहादत की बदौलत बना है, इसलिए उनके योगदान को याद करने की जरूरत है। 2 अक्टूबर का दिन महज मुजफ्फरनगर कांड की बरसी नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है अपने आंदोलनकारियों की शहादत का। जरूरत इस बात की है कि उनके आंदोलन को याद किया जाए, उनकी शहादत को याद किया जाए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए गंभीरता पूर्वक सोचा जाए। सपा बयानबाज राम आश्रय कुशवाहा की लाल बत्ती छीनी, राष्ट्रीय महासचिव का पद भी वापस लिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। राम आश्रय कुशवाहा वो सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष भी थे, जो कि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और वो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव भी थे। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली से पार्टी महासचिव और प्रवक्ता राम गोपाल यादव द्वारा मीडिया को बयान जारी करके बोला गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा को महासचिव के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अगर सूत्रों की माने तो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मीडिया में बयानबाजी करने के लिए ही इनको इस पद से बर्खास्त किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वरुण गांधी ने जालौन की जेल में बंद मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम से मुलाकात की। जब वरुण गांधी संगीत सोम से मिलने के लिए जिला कारागार के अंदर गए तो दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ अंदर घुसने का प्रयास किया।
जिसे देखकर जेल और पुलिस प्रशासन को कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करना पड़ा। विधायक संगीत सोम से मिलने के बाद बाराय वरुण गांधी ने कहा कि सरकार निर्दोषों पर रासुका लगा रही है और गोरखपुर बम धमाकों के आरोपियों को रिहा कर रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म महोत्सव समारोह के अंतर्गत एक जनसभा आयोजित हुई। इस जनसभा को उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत अन्य दिग्गज भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। मथुरा के फरक क्षेत्र स्थित दीनदयाल धाम में एकात्म मानववाद के प्रणेता व जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत आयोजित हुई जनसभा को प्रदेश भाजपा प्रभारी अमित शाह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इस समय देश में संस्कारहीन राजनीति हो रही है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए सामने आएगी और उनकी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संस्कारों को आगे बढ़ाएगी। वहीं इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने चिरपरिचित तेवर दिखाए और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इशारों में ही आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी ठीक से लंगोट भी नहीं बांध सकते। भ्रष्टाचार, अराजकता और बढ़ती हुई महंगाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की राजनीति का हवाला देते हुए एक बार फिर देश में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। इसी क्रम में जब आज एक जनसभा आयोजित हुई तो उसको संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सपा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कल्याण सिंह ने तो इशारों में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लंगोट तक न बांध सकने वाला व्यक्ति करार दे दिया। केंद्रीय योजना आयोग ने आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए 7500 करोड़ की योजना पर सहमति जता दी है। आगामी 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। आयोग के सामने 337 गांवों के विस्थापन के लिए ब्लूप्रिंट भी दिल्ली में पेश किया गया। हालांकि राज्य की तरफ से 13,500 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें अकेले गांवों के विस्थापन के लिए 8,000 करोड़ रखे गए थे। लेकिन केंद्र के निर्देश पर विभागवार क्षति का आकलन किया गया, जिसके बाद योजना आयोग ने 7531 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अनुसार केंद्र सरकार जो भी पैसा देगी उसको पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाएगा और कोई भी काम बिना बिडिंग के नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी के अनुसार सरकार ने आपदा में जो लचर काम किया है उससे जनता आजीज आ चुकी है। उनके अनुसार केंद्र से पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन लगता नहीं सरकार की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा नोएडा का राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल आज 2 अक्टूबर के दिन सभी के लिए खो दिया गया है। विवादों में रहे दलित प्रेरणा स्थल को आखिरकार जनता के लिए खोल ही दिया गया। आपको बता दें 14 अक्टूबर 2011 में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था, जिसके बाद आज नोएडा के बीपीएल कार्ड और विकलांग लोगों के लिए का कोई टिकट नहीं लगेगा। एसएसपी ने लोनी थाने में तैनात 6 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। एसएसपी धर्मेंद्र यादव ने लोनी में अलग अलग पुलिस चौकियों पर तैनात 6 सिपाहियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबित होने वाले सिपाहियों में एक थाने की एसओजी में था। एसएसपी की माने तो इन सिपाहियों के खिलाफ लगातार अवैध उगाही की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप यह भी थे कि उक्त सिपाही किसी भी बेकसूर को थाने चौकी ले आते थे और उन्हें छोड़ने के एवज में मोटी रकम वसूलते थे। एसएसपी ने कुछ दिन पहले ही साहिबाबाद थाना प्रभारी, लिंक रोड थाना अध्यक्ष व हिंडन चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की थी। एसएसपी के तेवरों से साफ है कि वह ड्यूटी छोड़ अन्य कार्यों में लिप्त रहने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शने के मूड में नहीं है। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से हो रही मासूमों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं 24 घंटों के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से 7 मासूमों ने दम तोड़ दिया और गोरखपुर देवरिया में मिलाकर 37 मरीजों को भर्ती की गई है। आपको हम बता दें कि कई वर्षों से पूर्वांचल में अपनी जड़ जमा चुकी इंसेफ्लाइटिस मासूमों को निगलने का कार्य कर रही है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर जैसे जिलों के मासूम बच्चों को निगलने में यह बीमारी बहुत बड़ा योगदान अपनी देती चली जा रही है। लेकिन इस बीमारी पर अंकुश लगा पाना न तो केंद्र सरकार और न तो प्रदेश सरकार कोई ठोस निर्णय ले रही है।
आपको हम बता दें, किसी राजनीतिक नेता के घर के मासूम नहीं मरते हैं। जब मरते हैं तो दबे कुचले गरीब असहाय लोगों के घर के मासूम मेडिकल कॉलेज के एक ही छत के नीचे दम तोड़ते हैं। आपको हम यह भी बता दें कि गोरखपुर और देवरिया मिला करके दोनों जिला अस्पतालों में 37 इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को भर्ती किया गया है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 24 घंटों के अंदर 7 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। अब तक 321 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। इस बीमारी से हो रही मासूमों की मौत पे पूर्वांचल के लोगों में